बेटी से रिश्ता। कहानी मयंक और विभा की है। मयंक एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन विभा की जाति का ना होने के कारण विभा के माता पिता शादी के लिए नहीं मानते हैं। पर जब दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो क्या है विभा, 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन एक दिन नहीं गया कि तुम माँ पापा को याद कर परेशान नहीं होती। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम सब भूल जाओ। कोई नहीं भूल पाता है मयंक। माँ पापा को कोई कैसे भूल सकता है। तभी सास का फोन आता है। मान लो विभा से बात कर लो, आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा विभा, मैं आ जाऊं? हम दोनों चलेंगे तेरे माँ पापा के पास। बोलो। ना माँ जी, वो आप लोगों को कुछ बोलेंगे तो मुझे और भी बुरा लगेगा। आखिर आप भी मेरी माँ ही तो हैं। अरे सुन लेंगे ना यार, कोई बात नहीं, बोलेंगे ही ना। चलो माँ, मैं फोन रख रहा हूँ। वो क्या है ना, आज विभा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। बहुत दिनों से इसके सर पर लगातार दर्द हो रहा है। अरे हाँ हाँ, ले जा बेटा, सर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी ना बहू सोचती बहुत है। मयंक माँ का फोन रख देता है और दोनों कार से अस्पताल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अस्पताल जाते हैं, विभा को स्ट्रेचर में नर्स उसकी माँ को लेकर जा रही दिखती है। मयंक, माँ, मयंक वो मेरी माँ है। इतने सालों बाद दिखी भी तो इस हाल में मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे रुको, कहीं वो लोग तुम्हें देखकर और परेशान ना हो जाए, या फिर तुम्हें कुछ बोल ना दे विभा, तुम फिर परेशान हो जाओगी। मयंक, कैसी बात कर रहे हो? वो माँ है मेरी। विभा पास खड़े अपने चाचा चाची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वाह, तेरे जैसी बेटी जिसकी हो वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। वैसे पार्क में पैर फिसला है तेरी माँ का, रीढ़ की हड्डी टूटी है। रिद्धि को चाची की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। शायद वो सुन ही नहीं रही थी कि चाची क्या कह रही थी। वो सीधे माँ के कमरे में जाती है। कौन है आप? ये मेरी माँ है, मेरा नाम रिद्धि। रिद्धि नाम है ना आपका? दर्द में भी ये आपका ही नाम ले रही थी। हाँ, ये सुनते ही रिद्धि का कलेजा मुंह में आ जाता है। ये वही माँ है जिसने कड़े शब्दों में ये कह दिया था कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। फिर रिद्धि का पति मयंक भी वहां आ जाता है। सामने खड़े होते हैं रिद्धि के पिता। पापा, क्या हुआ माँ को? वो पार्क में गिर पड़ी, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। रिद्धि पिता की तरफ देखती है, लेकिन पिता मुंह फेर लेते हैं। पता है मयंक, माँ दर्द में मेरा नाम ले रही थी। मेरी माँ मुझे याद नहीं अपनी माँ को। कोई और नहीं आया? तेरे चाची चाचा आए थे माँ, पर शायद मुझे देखकर चले गए। जाने दे, इस वक्त भी पुरानी रंजिश देख रहे हैं। और रंजिश भी कैसी, माँ अपनी बेटी से नाराज ही तो थी। रिद्धि अब पूरे समय माँ के साथ रहती है। उनके हर काम को करने में उनका सहारा बनती है। फिर एक रोज, आज आपको चलने की कोशिश करनी थी, लेकिन हमारे फिजियो के डॉक्टर नहीं आए जो आपको पकड़ कर चलाते, तो फिर आज। डॉक्टर साहब, मैं हूं ना, मैं माँ को चलने में मदद करूंगी। रिद्धि माँ को चलाती फिराती, उनके खाने पीने का ख्याल की। बहू अंधी सास। एक परिवार में 5 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी। घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती। और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। रे भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कही बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं?
बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो। इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं। आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? पापा वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मामा जी का फोन आया था। उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा? तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा अब जिद क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ, इसको समझाइए ना। आपकी बेटी, आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू देखो तो, प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है। क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ? वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो? सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो? आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा। सुमित्रा, समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से? सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस तरह से तो आप। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी।
कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की, मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपाकर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दें, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो।
जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया, और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू। अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहे। गरीब भाई की अमीर बहन। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी। वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती, लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर, तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था, और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी। तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर, कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा, देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा, पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना।
किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर, मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन, कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम? अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज, एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो। मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा, तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी बेटा, तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता। वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी, कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया।